थोड़ा म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं कि म्यूज़िक बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है। पहले गाने सिंगर के नाम से वायरल होते थे, आजकल वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम उनको ज़्यादा वायरल करे। तो पहले के टाइम में गानों में और अभी के गानों में मतलब आपको क्या डिफरेंस समझ आता है? आप जब मुंबई गए तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थी म्यूज़िक को लेके? लॉकडाउन का टाइम था और पता नहीं था क्या करना है किसी को। हर जर्नी में एक डिफ़िकल्ट मोमेंट ज़रूर आता है। आपके लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगा कि यार नहीं यार, अभी मुंबई छोड़ के वापस घर चलते हैं? ये दोनों चाचा हैं, म्यूज़िक सीडीज़ और कैसेट बेचते थे। आपने रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में भी काम किया है, थिएटर्स में भी और लाइव कॉन्सर्ट में। तीनों का एक्सपीरियंस अलग है। आपको सबसे ज़्यादा वहाँ सीखने को कहाँ मिला? सोशल मीडिया पर हम सिंगर्स और म्यूजिशियंस की सिर्फ सक्सेस देखते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी चीज़ें होती है जो ऑडियंस कभी देख नहीं पाती है। गाने बाद में आते हैं, ब्रांडिंग पहले होती है। AI लिरिक्स भी लिख रहा है, म्यूजिक भी बना रहा है, कंपोज भी कर रहा है। अगर एक म्यूजिक कंपोजर की नज़रिए से देखें तो क्या AI फ्यूचर में कंपोजर्स को रिप्लेस कर देगा या सिर्फ एक पावरफुल टूल बनकर रह जाएगा? नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जिसने अपने पैशन को ही अपना करियर चुना। मुंबई में म्यूजिक की पढ़ाई की, कई कॉन्सर्ट किए, स्टूडियोज में काम किया और भिलाई में अपना खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो चला रहे हैं। आज हम सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस जर्नी की जिससे एक न्यू एस्पायरिंग सिंगर, म्यूजिशियन और प्रोड्यूसर को बहुत हेल्प होगी। तो मिलते हैं मिस्टर आकाश से, बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले आकाश जी, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। हाय, मेरा नाम है आकाश चौहान। मेरा आर्टिस्ट नेम है फ्रेस्को आकाश और मैंने मुंबई में 2 साल पढ़ाई की है द मीडिया ट्राइब में। और उसके बाद मैंने थोड़ी टाइम जॉब की। उसके बाद मैं भिलाई आया और यहाँ का म्यूज़िक सीन थोड़ा चेंज करने के लिए बेसिकली। ओके, तो ये बताइए म्यूज़िक ही क्यों, मतलब आपने म्यूज़िक ही क्यों चुना? म्यूज़िक एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, किसी के भी। इवन बारिश होती है, बूंदें गिरती है, वो भी एक तरीके का म्यूज़िक ही है। बड़े होते हुए मेरे दोनों चाचा हैं म्यूज़िक सीडीज़ और कैसेट बेचते थे, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। मैंने बड़े होते हुए सारी अलग अलग मीडिया फॉर्म सुनी है, जैसे कि कैसेट हो गई, वाइनल हो गई, सीडीज़, तो वो सब देख के भी। और एक्चुअली मुझे एक टाइम पे लगता था कि जो मूवीज़ में गाने होते हैं वो हीरो ही गाते हैं, तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि एक पूरे टीम लगती है एक गाना बनाने। तो लॉकडाउन का टाइम था और पता नहीं था क्या करना है किसी को भी, तो उस टाइम मैंने छोटा सा अपना घर पे सेटअप बनाया, बहुत ही बेसिक, और उससे मैंने अपनी म्यूज़िक की शुरुआत की। उसके बाद मुझे पता चला कि इसकी एक डेडिकेटेड पढ़ाई भी होती है। तो मैंने मुंबई से साउंड इंजीनियरिंग की, म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखा और उसके बाद आगे बढ़ा अपनी जर्नी। ओके, तो आप जब मुंबई गए तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थी म्यूज़िक को लेके? मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, मुझे बस बहुत खुशी थी कि मैं अपना कुछ पैशन फॉलो करने जा रहा हूँ और अपने लाइक माइंडेड पीपल से मिलूँगा। आपने रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में भी काम किया है, थिएटर्स में भी और लाइव कॉन्सर्ट में। तीनों का एक्सपीरियंस अलग है। आपको सबसे ज़्यादा वहाँ सीखने को कहाँ मिला? सीखने को मुझे लगता है कि थिएटर में सबसे ज़्यादा मिला। मैं वहाँ पे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो भी आते हैं सबसे मिलता ही था, पर उससे भी ज़्यादा मुझे क्लासिकल म्यूज़िक सुनने और उनके साथ काम करने मिला। सोशल मीडिया पर हम सिंगर्स और म्यूजिशियंस की सिर्फ सक्सेस देखते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी चीज़ें होती है जो ऑडियंस कभी देख नहीं पाती है। आपके हिसाब से म्यूज़िक इंडस्ट्री की वो कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो आर्टिस्ट को पहले से पता हो? आर्टिस्ट को लेके बहुत ही मिसकंसेप्शंस है। एक आर्टिस्ट को ग्राउंड अप पूरा बनाना बहुत ही एक लंबा प्रोसेस होता है, इसके पीछे पूरी टीम्स होती है। उससे एक्चुअली पूरा एक वोकल कोचिंग वगैरह दिया जाता है, उसके बाद कैसे हैंडल करना है मीडिया को, ये सब कोचिंग होती है। गाने बाद में आते हैं, ब्रांडिंग पहले होती है। मुंबई जैसे शहर में काफ़ी ही इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप लेबल्स को अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टली और उन्हें अपना गाना भेज सकते हैं। जनरली कोई रिप्लाई नहीं आता है, 3-4 महीने कोई रिप्लाई नहीं आता है, बट मेन थिंग ये है कि आप अपना काम करते रहें, अपने गाने बनाते रहें और लोगों को अप्रोच करते रहें। हर जर्नी में एक डिफ़िकल्ट मोमेंट ज़रूर आता है। आपके लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगा कि यार नहीं यार, अभी मुंबई छोड़ के वापस घर चलते हैं? मुंबई जैसे शहर में ऐसा नहीं होता कि कुछ हो नहीं रहा, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। काफ़ी केओस होता है, बट हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। काम आता रहता है, नहीं भी आ रहा तो थोड़े दिन बाद आएगा।
तो मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब थोड़ा म्यूजिक के बारे में बात करते हैं कि म्यूजिक बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है। म्यूज़िक बनाने का कोई एक प्रोसेस तो है नहीं, बट मैं आपको 2 बेसिक चीज़ें बताता हूँ जैसे मैं बनाता हूँ। एक पहला तरीका होता है पहले बोल लिखना, लिरिक्स से स्टार्ट करो, उसके बाद बेसिक कॉर्ड प्रोग्रेशन डालो और उसको टेम्पो में बिठाओ। और दूसरा प्रोसेस है कि पहले म्यूज़िक बना लो और उसके बाद लिरिक्स लिखो उस पर। तो जब ये 2 काम हो जाते हैं, दोनों प्रोसेस में जब ये दोनों चीज़ें हो जाती है, उसके बाद आप कोई भी स्टूडियो में जाके उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद होता है मिक्सिंग, मास्टरिंग, बेसिक प्रोसेस, बस यही है। बहुत लोगों को लगता है कि बस गाना रिकॉर्ड किया और रिलीज किया, बट एक्चुअल प्रोसेस क्या है। गाना रिकॉर्ड करने के बाद मिक्सिंग और मास्टरिंग भी आती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं। उसके बाद होता है सॉन्ग का आर्ट वर्क, उसके लिए भी आप खुद भी बना सकते हैं, बट ब्रांडिंग और सोशल मीडिया के लिए अच्छा होगा कि आप किसी अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करें। उसके बाद होता है आपकी सोशल मीडिया कैंपेन स्ट्रैटेजी, जो ये भी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आजकल हम देखते हैं कि मतलब पहले गाने सिंगर के नाम से वायरल होते थे, आजकल वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम उनको ज़्यादा वायरल करे। तो पहले के टाइम में गानों में और अभी के गानों में मतलब आपको क्या डिफरेंस समझ आता है। गानों में डिफरेंस मैं बोलूँगा कि मेलोडी अभी भी अच्छी है काफ़ी गानों की, बट क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन आजकल कम हो गया है, कोई भी गाना 1 हफ्ते से ज़्यादा टिकता नहीं है। सो मेरे को लगता है लोगों को, जो आर्टिस्ट और सिंगर प्रोड्यूसर जो भी है, उन्हें अपने गानों की मेलोडी और म्यूज़िक पे फोकस करना चाहिए और अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करना चाहिए। मान लीजिए कोई बिगिनर सिंगर है जो पहली बार स्टूडियो आ रहा है, तो उनसे सबसे जो कॉमन सिली मिस्टेक्स होती है वो क्या होती है। बहुत सारे सिंगर्स और जो भी रैपर्स होते हैं, उनको टेम्पो का इतना आइडिया नहीं होता। टेम्पो क्या होता है, टाइम सिग्नेचर क्या होता है, और स्केल्स और की सॉन्ग की क्या होती है। आपने 2-3 बार ये टेम्पो वर्ड का जिक्र किया है। ये टेम्पो बेसिकली है क्या। टेम्पो को हम बेसिकली BPM भी बोलते हैं, विच इज़ बीट्स पर मिनट। ये बेसिकली ताल होती है कि आपका कि एक बीट में कितने बार क्लिक्स हो रहे हैं ऐसे। टेम्पो डिटरमाइन करता है कि आपका गाना धीरे होगा, तेज़ होगा, क्लब गाना होगा या सैड गाना होगा। ये सब टेम्पो डिसाइड करता है। ओके, ऑटो ट्यून को लेकर सोशल मीडिया पे बहुत बात होती है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना होता है कि ऑटो ट्यून से तो कोई भी सिंगर बन सकता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऑटो ट्यून सिर्फ एक टूल है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। ऑटो ट्यून एक्चुअली एक इफेक्ट टूल है। लोग अक्सर ऑटो ट्यून और वोकल ट्यूनिंग के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। जो सिंगर्स की पिच को ठीक करने के लिए यूज होता है, वो पिच करेक्शन टूल होता है। एग्जाम्पल है इसका मेलोडाइन, एक बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर है जो पिचेस गानों के ठीक करते हैं, उससे टाइम भी ठीक हो जाता है। बट ऑटो ट्यून एक इफ़ेक्ट है और काफ़ी आर्टिस्ट ने अपना बहुत ही नाम बनाया हुआ है इसमें, जैसे कि T-Pain एक एग्जांपल है। हनी सिंह भी काफ़ी यूज़ करते हैं ऑटो ट्यून इफ़ेक्ट के लिए, बस अपनी कमियां को छुपाने के लिए नहीं, पर एक इफ़ेक्ट के लिए। ओके, तो आकाश जी, अब तो AI का ज़माना है। AI लिरिक्स भी लिख रहा है, म्यूजिक भी बना रहा है, कंपोज भी कर रहा है। अगर एक म्यूजिक कंपोजर की नज़रिए से देखें तो क्या AI फ्यूचर में कंपोजर्स को रिप्लेस कर देगा या सिर्फ एक पावरफुल टूल बन कर रह जाएगा। तो AI बबल मेरे को लगता है बहुत ही जल्दी आने वाले 2-3 साल में पॉप होगा, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्रीज़ को हर्ट कर रहा है। इवन म्यूज़िक तो ऑब्वियसली, बट गेमिंग को भी। और म्यूज़िक काफ़ी बड़े बड़े जो लेबल्स हैं, इसके खिलाफ कुछ चीज़ें पॉलिसीज़ बना रहे हैं ताकि अपने आर्टिस्ट की जो ओरिजिनलिटी है वो प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि AI को ट्रेन करने के लिए एक्चुअल जो ओरिजिनल ह्यूमन आर्टिस्ट है उनका यूज़ किया जा रहा है, वो भी बिना उनके परमिशन के। सो इसके लिए कुछ पॉलिसीज़ बन रही है और यूट्यूब सबसे आगे आया है ऐसा प्लेटफॉर्म जो काफ़ी AI म्यूज़िक और जो भी बैड AI स्टफ़ है उसको हटा रहा है। ओके, तो आपने जैसे YouTube का नाम लिया, बट हमने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा ऐसे म्यूज़िक तो YouTube पे ही अवेलेबल होते हैं। AI की जो ये वॉर है उसके लिए मैं चाहूँगा कि जो कंज्यूमर्स भी है वो भी थोड़ा आर्टिस्ट को सपोर्ट करें। यूट्यूब में एक फ़ीचर आया है ताकि आपको पता चल जाएगा कि AI यूज़ हुआ है कि नहीं इस वीडियो या ऑडियो में। तो मैं चाहूँगा कि लोग ट्राई करें कि कम से कम AI म्यूज़िक सुने, और ना ही सुने तो बेटर हो। अब मुंबई की बात से थोड़ा भिलाई की तरफ आते हैं। अक्सर जब लोग बड़े शहरों की ओर जाते हैं तो वहीं सेटल हो जाते हैं या वहीं कोई काम धंधा देखने लगते हैं, बट आप वापस भिलाई आए और भिलाई में अपना ये स्टूडियो सेटअप किया। मतलब आपकी क्या प्लानिंग थी, क्या स्ट्रेटेजी, क्या आपका पैशन था जो आपको भिलाई वापस खींच ले आया। मुंबई में जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी
तो इतना बड़ा कोई पैकेज तो था नहीं, बट मैं बहुत ही एक अच्छे इन्वायरमेंट और काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ था, जैसे कि आस्था गिल, किंग, ये सब लोगों के आसपास बहुत काम हो रहा था उस टाइम। तो मैं जॉब में गया ही इसलिए था ताकि मैं देख सकूं कि इंडस्ट्री में गाने कैसे बन रहे हैं, और जो गानों का लेवल था उससे मैं खुश नहीं था, और मुझे लगा कि इससे बेटर मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने अपना स्टूडियो सेटअप किया भिलाई में, और मैं ऑनलाइन क्लाइंट्स भी ले रहा हूँ। यूके से भी मुझे ऑफर्स आए हैं, काफ़ी रैपर्स ने अप्रोच किया है, बिकॉज मैं मेनली हिप हॉप और R&B जॉनर को ही ज़्यादा फोकस कर रहा था। और ऐसा नहीं है कि मैं बाकी जॉनर्स नहीं करता, बट ये मेरे प्राइम है। अच्छा, कोई पहली बार आज आपके स्टूडियो के बारे में सुन रहा है तो अपने स्टूडियो के बारे में कुछ बताइए। क्या सिर्फ यहाँ रिकॉर्डिंग होती है या म्यूजिक से जुड़ी और भी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है? नाइट लैब स्टूडियोज़ में रिकॉर्डिंग भी होती है, मिक्सिंग मास्टरिंग भी होती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आर्टिस्ट को गाइड करने की भी कोशिश करता हूँ। जैसे किसी को ज़्यादा मार्केटिंग, बिजनेस साइड और रॉयल्टी ये सब कुछ पता नहीं है, तो मैं उन्हें प्लेटफॉर्म भी सजेस्ट करता हूँ कि इससे उनको पब्लिश करना चाहिए अपना गाना। और बाकी भी जो भी क्वेरीज होती है उनकी ट्राई करता हूँ कि उनकी जो भी क्वेरीज है वो मैं उनको लेमैन टर्म में समझा सकूँ। ओके, तो जैसे आप भिलाई में हैं तो किस टाइप के लोग आपको मैक्सिमम अप्रोच करते हैं? जैसे कि होता है ना कि अपन कई जगहों पे देखते हैं कि यार आप समझ रहे होंगे किस लेवल के गाने बना देते हैं, तो क्या आपने कोई लेवल डिसाइड करके रखा है कि या आप जनरल जो भी आता है उनको वो सर्विसेज दे देते हैं? सो मेरे पास काफ़ी लोग आए हुए हैं, ज़्यादातर रैपर्स आते हैं, और मेरे पास काफ़ी फोक आर्टिस्ट आए हुए हैं, और वो जो रीजनल गाने हैं वो करने के लिए मेरे साथ काफ़ी मुझे अप्रोच किया हुआ है। बट मैंने डिसाइड किया कि मैं जो प्रॉपर हिंदी म्यूज़िक होता है वो पॉप म्यूज़िक, हिप हॉप, R&B, लोफाई, जो भी ये सब जॉनर है जो आजकल के यूथ सुनता है, उस पर ज़्यादा फोकस करने का ट्राई कर रहा हूँ, ना कि जो रीजनल वगैरह होता है। ओके, अच्छा मान लीजिए मैं एक बिगिनर हूँ, मैंने लाइफ में कभी स्टूडियो नहीं देखा, मेरे पास सिर्फ अपने एक लिरिक्स है, मैं आपके पास आता हूँ, तो मुझे कैसे सर्विस मिल सकती है और मैं कैसे अपने गानों की रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ यहाँ? जैसे कोई बिना नॉलेज के आता है बस अपने लिरिक्स लेके, सो बेसिकली पहले हम उसका एक डेमो ट्रैक बनाएंगे, उसके बाद उसका एक डेमो रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसके प्रेफरेंस के हिसाब से और जो भी रेफरेंस ट्रैक्स वो देते हैं उसके हिसाब से म्यूज़िक बनेगा। एक प्रोड्यूसर का रोल लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग तक ही समझते हैं, लेकिन रियलिटी में प्रोड्यूसर आर्टिस्ट को काफ़ी गाइड करता है। आप कितना क्रिएटिवली इन्वॉल्व रहते हैं उनके साथ? डिपेंड करता है कि जो गाना आया है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है या मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं एज अ प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हूँ तो मैं हर चीज़ को माइक्रो मैनेज करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो प्रोड्यूसर का मेन काम है वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना या कुछ प्रोग्राम करना नहीं है, वो है उसके कान और उसका थॉट प्रोसेस जो होता है। प्रोड्यूसर बेसिकली कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसका काम होता है कि सब सही से हो रहा है। अब थोड़ा आपके पर्सनल वर्क पे बात करते हैं। आप दूसरों के लिए तो म्यूज़िक बनाते हैं, आप खुद भी सिंगर और सॉन्ग राइटर है। जब आप दूसरों के लिए वर्क करते हैं और खुद के लिए वर्क करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि मैं ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स पे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ हर चीज़ पे डाउट करता हूँ, सेल्फ डाउट होते हैं काफ़ी। दूसरों के लिए जब मैं म्यूज़िक करता हूँ तो वहाँ पे ऑब्वियसली डेडलाइंस होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कोई भी इंडस्ट्री में, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो क्लाइंट चाहता है या जो भी आर्टिस्ट आया है उसका जो विजन है वो फुलफिल हो। आकाश जी, अगर आप इस जर्नी को समराइज करना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? गाना याद आ रहा है एक इस क्वेश्चन से, जो कि है फ्रैंक सिनाट्रा का, उसका नाम है माय वे। सो मैंने जो भी आज तक किया वो अपने तरीके से किया, अपनी कंडीशंस पे किया, तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है जो भी मैंने अपनी जर्नी जहाँ से भी स्टार्ट की और जहाँ पे भी मैं फिनिश करूँ। सो नाइट लैब स्टूडियोज़ मैंने चालू किया था ताकि मैं जो इंडी आर्टिस्ट हैं, लेबल से जुड़े हुए नहीं, जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जिनका बजट कम है, जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है सोनिक्स क्या होते हैं और अच्छा म्यूज़िक क्या होता है, मिक्सिंग क्या होती है, क्वालिटी मास्टरिंग क्या होती है, और जिनको घर पे अपना एक एक्सेस नहीं है हाई प्रोफेशनल गियर का, उनके लिए मैंने ये स्टूडियो डाला था, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनके बजट में मैं उनको एक अच्छा प्रोडक्ट दे सकूँ। आज के पॉडकास्ट में हमारे जितने भी व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, सभी को मेरा सजेशन है कि
अच्छे म्यूज़िक सुनिए, अच्छे म्यूज़िक्स पे जाइए। मतलब आजकल ये होता है कि शॉर्ट टाइम जो म्यूज़िक्स है बट थोड़ा-सा तड़क-भड़क वाला रहता है, पर ये 4 दिन की चाँदनी फिर कारी-कारी रात है वाला सीन है। अच्छे मेलोडियस सॉन्ग सुनिए और ऐसे सॉन्ग सुनिए जो आपको सुकून दे, आपको एनर्जेटिक फ़ील करे। आकाश चौहान जी ने इतना बेहतरीन स्टूडियो सेटअप किया है जिनका काम सिर्फ़ यहाँ भिलाई में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया से भी इनके पास जो प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। कई बड़े अच्छे म्यूज़िशियंस के साथ, सिंगर्स के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। तो बिल्कुल अगर आपको लगे कि हाँ, मुझे एक बेटर क्वालिटी का सेटअप चाहिए या फिर मुझे अच्छी म्यूज़िक बनानी है, तो आप बिल्कुल आकाश जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट रहिए। आगे मिलते हैं ऐसे ही नए-नए गेस्ट्स के साथ और अगले पॉडकास्ट पे मिलते हैं। कनेक्ट रहिए।